ये इस क्लास 4th मॉड्यूल स्टार्ट किया था हमने, रियल टाइम सिस्टम। So what is this real time operating system? It is a type of operating system that is used to serve the real time applications and it process the data as it comes in without any delay. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किस टाइप का सिस्टम होता है ये, जो कि सिंपल रियल टाइम एप्लीकेशन सर्व करता है, उनको प्रोसेस करता है। सेकेंडली, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि विदाउट एनी डिले डेटा आपका प्रोसेस होता है, मतलब जैसे ही सिस्टम में डेटा एंटर किया विद इन फ्यू सेकेंड्स वी गेट द आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दैट इज अ रियल टाइम सिस्टम। यहाँ पे विदाउट एनी डिले डेटा प्रोसेस होता है। एंड थर्ड, that is which type of system provides 24/7 services, that is also the real time operating system। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन से ही आपके 3 पॉइंट्स और 3 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज्ड टू सर्व द रियल टाइम एप्लीकेशन। Secondly, it provides the 24/7 services, and third is it is used to process the data as it comes in without any delay। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो आपका रियल टाइम सिस्टम है वो 2 कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वर्किंग कैन बी बेस्ड ऑन दिस टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट, और सेकेंडली इट्स वर्किंग कैन बी बेस्ड ऑन द इवेंट ड्रिवन सिस्टम। ठीक है, अगर तो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, सो टाइम शेयरिंग के लिए हमको पता है टाइम शेयरिंग में क्या होता है, देयर विल बी ए टाइम स्लॉट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्लॉट each processor assigned the CPU, each process assigned the processor और CPU। यानी कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमको पता है, जैसे राउंड रोबिन आपने किया था, एक टाइम स्लॉट दी जाएगी, उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही हर एक प्रोसेस को CPU की असाइनमेंट होगी। इसका पर्पस क्या होता है मेनली, कि कोई भी प्रोसेस ऐसा ना रहे जिसको कि CPU नहीं मिला या फिर जिसको बहुत टाइम के लिए वेट करनी पड़ रही है, या फिर किसी के साथ भी, किसी भी प्रोसेस के साथ आपका सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अनइक्वल ना रहे, वो सबके लिए इक्वल ही रहे, फेयर रहे, सबको वो सीपीयू असाइन करे विद द पर्टिकुलर टाइम लिमिट। ठीक है, जिसको हम टाइम स्लॉट बोलते हैं। सेकेंड, इसका कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, इवेंट ड्रिवन सिस्टम। इवेंट ड्रिवन क्या है, यहाँ पे हर एक इवेंट्स, आप कह सकते हो हर एक प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट करना है सिस्टम में, उन सबके साथ क्या होगी, असाइंड होगी उनकी प्रायोरिटीज। सो प्रायोरिटी बेस्ड फिर एग्जीक्यूशन होगी प्रोसेसेस की इन द इवेंट ड्रिवन। जैसे अगर आपके पास 3 प्रोसेसेस है, इवेंट ड्रिवन का कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है। सो 3 प्रोसेसेस जो यहाँ पे आपके एंटर करते हैं सिस्टम में, जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, पहले उसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाएगा। सपोज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, आफ्टर दैट इसकी लास्ट है और इस प्रोसेस की H2 है। तो यहाँ पे क्या होता है, इवेंट ड्रिवन में सबसे पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी H1। ठीक है, आफ्टर दैट P3 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि H1 के बाद H2 जो है दैट विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट P2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो P1 P2 P3 इवेंट ड्रिवन है, तो वहां पे नॉन प्रीएम्पशन का कंसेप्ट यूज होता है। नॉन प्रीएम्पशन यानी कि जैसे ही P1 हाई प्रायोरिटी है, इसको जब हमने प्रोसेसर दे दिया, जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, प्रोसेसर का काम इसके लिए कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक की P2 स्टार्ट या P3 स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से P1 के बाद फिर P3 की टर्न आएगी जब P1 कंप्लीट कर लेगा अपना पूरा वर्क। यहाँ पे प्रीएम्पशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट प्रायोरिटी बेस्ड वर्क हो रहा है, प्रायोरिटी बेस्ड रिसोर्सेज प्रोसेसेस को असाइन है। ठीक है, बट टाइम शेयरिंग में प्रीएम्पशन है। टाइम शेयरिंग में हमें पता है, टाइम शेयरिंग में क्या होता है, सिंपली अगर 2 सेकेंड का टाइम है, टाइम स्लॉट है या क्वांटम है, तो उस 2 सेकेंड के लिए ही P1 P2 P3 को मिलती है रिसोर्सेज, और अगर उस 2 सेकेंड में उनका काम कंप्लीट नहीं होता है तो उनको प्रीएम्प्ट भी किया जाता है। क्योंकि अगर P1 के 2 सेकेंड कंप्लीट हो गए और उसको एग्जीक्यूशन के लिए 6 सेकेंड चाहिए, तो P1 को प्रीएम्प्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ द थर्ड से जब आपका स्टार्ट होगा, थर्ड सेकंड से, तो नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी जो है उसको असाइन हो जाएगा। प्रायोरिटी नहीं, मेनली जो आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक तो आपका फीफो ऑर्डर कंसिडर किया जाता है, और दूसरा टाइम स्लॉट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम की जो वर्किंग होती है इन 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, या तो वो टाइम शेयरिंग का यूज करके वर्क करती है या फिर इवेंट ड्रिवन का। टाइम शेयरिंग का वर्क करती है तो वो फीफो का यूज करता है प्लस टाइम स्लॉट का यूज करता है, और हर एक प्रोसेस के साथ इक्वल रखता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। इवेंट ड्रिवन अगर सिस्टम यूज होता है तो वहां पे प्रायोरिटी बेस्ड वर्क होता है, सिंपली वहां पे नॉन प्रीएम्पशन होता है, जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले वही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
ये आपका एमसीक्यू है, ये भी रियल टाइम का, कि कौन सी शेड्यूलिंग पे बेस्ड होता है, टाइम शेयरिंग पे या फिर इवेंट ड्रिवन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रियल टाइम सिस्टम, मैंने आपको बताया था पहले भी। रियल टाइम में हर एक प्रोसेस के साथ उनकी डेडलाइन एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स डेडलाइन। ठीक है, अब रियल टाइम सिस्टम क्या कहता है कि जो डेडलाइन हमने प्रोसेसेस को असाइन की है, उन सभी प्रोसेसेस को उसी डेडलाइन में अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P1 P2 P3 है, तो इनके लिए भी चाहे टाइम शेयरिंग कंसेप्ट यूज हो रहा है, चाहे इवेंट ड्रिवन यूज हो रहा है, रियल टाइम सिस्टम क्या करेगा, इन सबके साथ एक डेडलाइन एसोसिएट कर देगा। डेडलाइन एसोसिएट का मतलब क्या है कि P1 के लिए अगर वो डेडलाइन देता है, डेडलाइन हमको पता है क्या है कि एक टाइम पीरियड है, एक टाइम लिमिट है, जिस लिमिट में उस प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, तो अगर डेडलाइन के बाहर कोई प्रोसेस आउटपुट देता है, जैसे P1 है, P1 की डेडलाइन है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में अगर वो दे रहा है, यानी कि विद इन दैट डेडलाइन, तो वो आउटपुट एक्सेप्टेबल होगी, एक्यूरेट कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर वो आउटपुट आपके 5 सेकेंड के बाद दे रहा है, जैसे P1 की डेडलाइन है 5 सेकेंड, आउटपुट दे रहा है वो 8 सेकेंड पे, 6 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे, तो रियल टाइम सिस्टम उस आउटपुट को एक्यूरेट कंसिडर ही नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल बी कंसिडर दैट आउटपुट एज एन इनएक्यूरेट आउटपुट। ठीक है, तो ये रियल टाइम का कंसेप्ट होता है, इसको आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी। रियल टाइम जो है मेन फोकस उसका डेडलाइन पे होता है, स्ट्रिक्टली वहां पर डेडलाइन फॉलो होती है। मेन जैसे 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में ही उसकी एग्जीक्यूशन अगर आ जाती है, यानी कि विद इन डेडलाइन एग्जीक्यूशन आ जाती है, तो उसको एक्यूरेट कंसिडर करता है। अगर उससे बाहर, डेडलाइन से बाहर आती है, तो उसको एक्यूरेट कंसिडर नहीं करता। ठीक है, बट ये चीज भी ये 3 टाइप्स में डिवाइड करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्लास बताओ। फर्स्ट यूनिट में आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था आरटीओएस का, वो बताया था सर। टाइप्स ऑफ आरटीओएस कितने टाइप्स के होते हैं रियल टाइम? These are the 3 types of R2S. So MCQ के लिए इनकी डेफिनेशन आपको दे सकते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ RTOS इज इट। ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, फर्म है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अभी जो मैंने आपको डेडलाइन का कंसेप्ट बताया वो हार्ड का है। ठीक है, RTOS अगर आपका यूज हो रहा है, तो डेडलाइन तो वहां पे होगी ही होगी हर एक प्रोसेस के साथ, चाहे वो हार्ड है, सॉफ्ट में काम कर रहा है या फर्म में काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उस सबके साथ उनकी एसोसिएटेड डेडलाइन होगी। बट अगर तो वो आरटीओएस आपका एक हार्ड आरटीओएस कंसिडर किया जा रहा है, तो उस टाइम पे जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनको स्ट्रिक्टली अपनी ही डेडलाइन में वो पूरी एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, जैसे सपोज ये हार्ड सिस्टम में है, हार्ड आरटीओएस में है P1 P2 P3, और इनके साथ इनके एसोसिएटेड है डेडलाइन, that is 5 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो इन P1 P2 P3 को इसी टाइम पीरियड के अंदर ही अपनी एग्जीक्यूशन करनी है। अगर इसे बाहर वो एग्जीक्यूशन करते हैं, अभी बताया जैसे आपको 6 में कर रहा है या आपको 4 में कर रहा है या फिर P3 5 में कर रहा है, तो वो आउटपुट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका आरटीओएस सिस्टम उसको इनएक्यूरेट कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हार्ड रियल टाइम क्या कहता है कि डेडलाइन जो है वो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करनी है। So in which type of RTOS deadline to be followed strictly, that is the hard RTOS। ये MCQ में भी मैंने आपको दिया था क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्ट RTOS, ये नाम से ही होते हैं आपके क्लियर। सॉफ्ट RTOS, सॉफ्ट RTOS क्या है? जिसमें कि डेडलाइन सॉफ्टली हैंडल होती है। सॉफ्टली हैंडल होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आपका है P1 P2 P3 की एक टाइम है, यानी कि डेडलाइन है इनके साथ। अगर ये सॉफ्ट में है तो इसकी एग्जीक्यूशन या तो इस डेडलाइन में हो सकती है, कंप्लीट हो सकता है ये प्रोसेस, या फिर वो डेडलाइन से ज्यादा भी टाइम ले सकता है अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो डेडलाइन से ज्यादा टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आउटपुट एक्सेप्टेबल होगी,
उसका कोई भी अनडिजायर्ड इफेक्ट सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे या सिस्टम के फैक्टर्स पे नहीं पड़ेगा। दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम मतलब कि डेडलाइन से बाहर भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर सकता है और उसकी एग्जीक्यूशन की जो आउटपुट होती है वो एक्सेप्टेबल रहती है, उसका कोई भी मेजर इफेक्ट सिस्टम पे नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्म। फर्म आरटीओएस में भी प्रोसेसेस के साथ आपकी डेडलाइन है ही, सभी में ही है, तीनों में ही है। फर्म क्या कहता है, फर्म का केस भी सॉफ्ट की तरह ही है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे क्या, फर्म में देखो प्रोसेस P1 P2 P3 जो इनकी डेडलाइन इनको असाइन है, उस डेडलाइन में वो अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हो गया तो दैट्स गुड, लेकिन अगर उससे बाहर वो एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी कि इससे ज्यादा टाइम इन तीनों को लग रहा है, तो उस टाइम पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होगा। ठीक है, मेनली जो आपका सिस्टम है, प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, बट जो आपका आरटीओएस होता है उस आउटपुट को भी कंसिडर करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट का डिफरेंस होता है सॉफ्ट में और फर्म में। हार्ड में तो क्या है, करनी ही करनी है डेडलाइन फॉलो, अगर उससे बाहर है तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सॉफ्ट और फर्म में दोनों में ही डेडलाइन से बाहर है तो एक्सेप्टेबल होता है आउटपुट, बट सॉफ्ट के केस में कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे अगर डेडलाइन से बाहर एग्जीक्यूशन हो रही है। बट फर्म के केस में डेडलाइन से बाहर एग्जीक्यूशन हो रही है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे मेनली उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों आपका टाइप्स होती है आरटीओएस की। आरटीओएस जो होता है मेनली फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम प्रोडक्शन हार्ड आरटीओएस का यूज करता है, कि जिसमें आपका जो डेडलाइन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो और उसी के अंदर ही हमको आउटपुट सभी प्रोसेसेस की रिसीव हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ आरटीओएस, ये कंपोनेंट इसके पार्ट से टाइप सी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है यूनिट 1 में, देखो total there are 7 components in the structure of RTOS. This is the structure of RTOS. You have to draw these 7 components, और in the MCQ अगर MCQ फॉर्म में है तो सिंपली इन सब की डेफिनेशन से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो मेन यहाँ पे आपको लर्न होना चाहिए वर्किंग ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स। सो आरटीएस स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे देखो सेंसर्स। सेंसर्स का क्या काम होता है हम सबको पता है। सेंसर क्या करते हैं, सिंपली बाहर एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ physical events or physical characteristics, and then convert this physical form into the electrical signals. ठीक है, ये सेंसर का काम होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे क्या है आरटीओएस का, सेंसर। सेंसर क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ physical characteristics or physical events, and then convert these physical event into the electrical signals. ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम में दिख रहा है ये इनपुट कहाँ जा रही है, सेंसर ने जो ली है वो इनपुट कंडीशनिंग यूनिट पे जा रही है। ठीक है, इनपुट कंडीशनिंग यूनिट, और यहाँ पे आपको आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट भी दिख रहा है। कंडीशनिंग यूनिट क्या है, या फिर इसको हम बोलते हैं सिग्नल कंडीशनर। ठीक है, सिग्नल कंडीशनर जो है वो क्या काम करता है, डेटा एक्विजिशन का। डेटा एक्विजिशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम सम इनपुट। ठीक है, डेटा को एक्वायर करना है या फिर आप कह सकते एक्सट्रैक्ट करना किसी भी इनपुट से। सेंसर ने इनपुट लिया, जो भी आपके इनपुट थे उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद वो इनपुट कंडीशनिंग यूनिट के पास चली गई। कंडीशनिंग यूनिट ने क्या किया, उस इनपुट से जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें प्रोसेस करनी है उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। आफ्टर दैट उसने उस डेटा को कहाँ भेजा, इनपुट इंटरफेस पे। ठीक है, इनपुट कंडीशनिंग यूनिट के बाद वो डेटा एक्विजिशन होने के बाद वो डेटा कहाँ जा रहा है आपका, इनपुट इंटरफेस पे। अब इनपुट इंटरफेस का क्या काम है, सिंपली इनपुट इंटरफेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, हमको पता है सिस्टम जो है आपका वो डिजिटल फॉर्म में डेटा प्रोसेस करता है, इसको बाइनरी फॉर्म बोलते हैं 0 1। तो इनपुट इंटरफेस क्या करेगा, जो डेटा इससे वो रिसीव करेगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा। ठीक है, उस एनालॉग फॉर्म को फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो वो डेटा आपका कहाँ जाएगा, सिस्टम के पास, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा अगेन वो डेटा आपका कहाँ चला जाएगा,
आउटपुट इंटरफेस के पास। अब आउटपुट इंटरफेस का इससे अपोजिट काम है, सिंपल। अब जो डेटा ये रिसीव करेगा आउटपुट इंटरफेस आरटीओएस से, वो किस फॉर्म में होगी? डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो इसका काम क्या, अब यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा वो डेटा, जो हम समझ सके। तो सिंपली आउटपुट इंटरफेस जो है उसको वापस से फिर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर दैट वो डेटा कहाँ जाएगा? फिर से आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट, ये फिर वही काम करेगी कंडीशनर के, यानी कि जो डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो यूजर को हमें शो करना है, वो एसेंशियल डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी उस आउटपुट से, और वो डेटा वो एक्चुएटर को सेंड कर देगी। अब ये जो एक्चुएटर है, ये इसका सेंसर से अपोजिट वर्क है। एक्चुएटर क्या करेगा? अब इनपुट लेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगी। सिंपल उस फॉर्म को, उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को वो फिजिकल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्चुएटर यूजर्स को अपनी आउटपुट रिसीव होगी, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग होती है आपके आरटीओएस की। तो 7 कंपोनेंट्स है, इसकी वर्किंग आपको पता होना चाहिए, कौन सा आपका कंपोनेंट क्या काम कर रहा है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। मेनली सेंसर और एक्चुएटर का आपको पता होना चाहिए। सेंसर जो है उसका काम क्या है? टेक द इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि फिजिकल फॉर्म में है, एंड देन कन्वर्ट दिस फिजिकल फॉर्म इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। एक्चुएटर क्या है? वो इससे अपोजिट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सिस्टम से आउटपुट ले रहा है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, एंड देन कन्वर्टिंग दिस इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू द फिजिकल फॉर्म सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड दैट आउटपुट, ठीक है। सेंसर बाहर से ले रहा है इनपुट, एक्चुएटर सिस्टम से आउटपुट लेके यूजर्स को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनिंग यूनिट, अभी बताया कंडीशनिंग यूनिट का दोनों साइड ही काम क्या है? डेटा एक्सट्रैक्ट करना, जो भी आपका एसेंशियल डेटा है उस इनपुट या आउटपुट में से वो एक्सट्रैक्ट करना। आफ्टर दैट इंटरफेसेस, इसका भी काम आपको पता होना चाहिए, इनपुट इंटरफेस, आउटपुट इंटरफेस। इनपुट इंटरफेस सिंपली कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, दैट इज इनपुट इंटरफेस, ठीक है, जो एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका सिस्टम डिजिटल में ही डेटा प्रोसेस करेगा। उसके बाद आउटपुट इंटरफेस है, जो सिंपली उस डिजिटल फॉर्म को फिर वापस से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कौन कर रहा है? इनपुट इंटरफेस। डिजिटल टू एनालॉग कौन कर रहा है? आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन कर रहा है? सेंसर्स। इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल कौन कर रहा है? एक्चुएटर्स। एंड यहाँ पे डेटा एक्विजिशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा वर्क कौन कर रहा है? आपका कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है। तो ये आपका आरटीओएस का है स्ट्रक्चर। ये आपका नोट्स मैंने सेंड किया था कल, उसमें ये सारा इनकी डेफिनेशंस मेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। उससे पहले ये जो करेक्टरिस्टिक्स है आपके आरटीओएस के प्लस कंपोनेंट्स है, ये भी आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट यूनिट वैसे हम कर चुके हैं, बट फिर भी आपको दोबारा से लास्ट 4th यूनिट के लिए भी पढ़ना है सारा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे? टोटल 6 कंपोनेंट्स है इसके। शेड्यूलर, लाइब्रेरी, फास्ट डिस्पैच लेटेंसी, डेटा ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ये अगेन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है आरटीओएस के लिए। आरटीओएस किस टाइप की मल्टी प्रोसेसिंग यूज करता है? दैट इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती क्या है? जहाँ पे प्रोसेसर्स सेम टाइप ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं, यानी कि हर एक प्रोसेसर को सेम टाइप ऑफ टास्क असाइन की जाती हैं, ओके। प्लस ये जो आपका डेटा है, आपने अगर याद हो, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक के केस में आपकी सेल्फ शेड्यूलिंग होती है, और एसिमेट्रिक के केस में मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर आपका यूज होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में आपके प्रोसेसर्स हैं, यहाँ पे सेल्फ शेड्यूलिंग होगी। ऑल दीज प्रोसेसर्स हैव देयर ओन रेडी क्यू, और रेडी क्यू में से वो प्रोसेस उठाएंगे वन बाय वन और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। प्लस इन सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑल दी प्रोसेसर्स रन ऑन द सेम टाइप ऑफ सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट क्या था आपका? मेमोरी मैनेजमेंट। सिंपल है, तो सभी में ही आपको बोला था हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरत होती ही है मेमोरी मैनेजमेंट की। किस प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेटेड है, या फिर किस टाइम पे हमें प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है, कितनी किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। मेन इसको बोलते हैं हम एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर द प्रोसेसेस, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, जो आपने उस कंसेप्ट में पढ़ा था। मेनली सिक्योरिटी के लिए हम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा यूज करते हैं, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट फास्ट स्पेच लेटेंसी, यानी कि डेटा जब ट्रेवल करना है फ्रॉम सपोज वन नोड टू द अनदर नोड, तो उसका जो ट्रेवलिंग टाइम होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जैसे रियल टाइम तो है भी, फ्यू सेकंड्स में ही डेटा को प्रोसेस करता है, तो वो टाइम इसमें कम होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन लाइब्रेरी, हमें पता है क्या करती है, जितने भी हमको प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट आपके इस लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं और वो हमको प्रोवाइड करती है। शेड्यूलर जो है दैट इज यूज्ड टू शेड्यूल द टास्क। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है इसके, हमने पढ़े थे पहले भी, 6 कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीओएस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेन पढ़ना हर एक सिस्टम के एमसीक्यू के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट्स। टाइम कॉन्स्टेंट्स जो भी आपको पता है, डेडलाइन, हर एक प्रोसेस के साथ रियल टाइम में डेडलाइन एसोसिएटेड होगी। ठीक है, और उस डेडलाइन के अंदर हम क्या सपोज करते हैं कि हर एक प्रोसेस को उस डेडलाइन में ही अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है। बाकी डिपेंड करता है आपका टाइप कौन सा है, अगर हार्ड है तो ऑब्वियसली अभी बताया कि उससे बाहर आउटपुट कंसिडर नहीं की जाती। करेक्टनेस, नेक्स्ट रियल टाइम सिस्टम का मेन एम होता है कि जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करे वो करेक्ट करे। इसीलिए ही वो हार्ड रियल टाइम में क्या कहता है कि अगर मैं आउटपुट दे रहा हूँ टाइम से बाहर तो वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रियल टाइम का मेन मोटिव है कि वो करेक्ट आउटपुट एक्यूरेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। एम्बेडेड सिस्टम में पहले भी बताया था आपको, रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं उनको वो एम्बेडेड सिस्टम की तरह यूज होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए बनाए गए हैं, जिसका जनरल पर्पस के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, जो इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जो कि एक लार्ज सिस्टम के एज अ पार्ट की तरह एम्बेडेड होते हैं। जैसे आपको पता है कार में जीपीएस सिस्टम है, क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है जो पूरा लार्ज है, एक कार उसका एक पार्ट होता है और उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एटीएम मशीन है। ठीक है, ये सब आपका रियल टाइम एप्लीकेशन है। सेफ्टी, सेफ्टी आपका हर एक सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी की। तो कंकरेंसी, कंकरेंसी में अभी आपको बताया था सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है टू प्रोवाइड कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड हियर द कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम कांस्टेंट और डेडलाइन, जो आपका रियल टाइम सिस्टम है दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके रियल टाइम के। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक मेन, दैट इज प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। Priority inheritance protocol, first of all, it is a protocol that is used to solve the problem of priority inversion. ठीक है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल का एमसीक्यू क्वेश्चन आपका है कि किस लिए आप इसको यूज करते हो, फिर कौन सी प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व करते हो। ठीक है, सो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। अगर ये आपको याद हो तो पहले भी मैंने आपको बताई थी प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम क्या होती है। Suppose this is entry section, critical section, exit section, and you can also show the remainder section. And this is exit. Now suppose process P1, ठीक है, and its priority is 1. ठीक है, this is a value of priority 1. अब प्रोसेस P1 को क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रहा है। सो सपोज राइट नाउ देयर इज नो अदर प्रोसेस दैट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। अभी P1 के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है जो कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। सो P1 ने जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड की तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया दैट इट इज फ्री, सो इट कैन बी
This critical section can be assigned to this process P1. So P1 ने with the help of this entry section condition check किया, उसके बाद सिंपल उसने critical section में entry ले ली. So P1 अब suppose critical section पे है यहाँ पे with its priority 1. अभी यहाँ पे execute कर रहा है अपना, ठीक है. अब suppose next process P2 जो है that enters into the system और P2 request for the critical section. अब P2 जो है उसने रिक्वेस्ट कर दी क्रिटिकल सेक्शन के लिए. सपोज द प्रायोरिटी ऑफ P2 इज 0. ठीक है, P2 की प्रायोरिटी क्या है 0. जो आपकी प्रायोरिटीज होती हैं 0 से अगर स्टार्ट है तो 0 इज द हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट 1 2, आपको पता ही है 3 एंड सो ऑन. या फिर अगर आप कभी कोई एग्जांपल देते हैं तो फर्स्ट आप ये बताओ उस एग्जांपल में कि आप किस नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो 0 को अभी हम हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको दिख रहा है P1 जो है वो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा है. अभी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है और उस टाइम पे फिर P2 भी आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए. P2 की प्रायोरिटी जो है वो हाई है किससे, P1 से. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रायोरिटी आपको पता है कि जो अगर प्रायोरिटी जिसकी हाई होगी उसको मिलेगा अब रिसोर्स और जो लो प्रायोरिटी होगा वो प्रेम्प्ट होगा. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अब हम क्रिटिकल सेक्शन का यूज करते हैं तो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी, उसमें से एक होती है आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ड्यू टू दिस एमई यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन क्या होता है, ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम. एक प्रोसेस ही एक बारी में क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है. अभी P1 इससे बाहर नहीं आया, P1 इससे पहले चला गया था क्रिटिकल सेक्शन में, अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इससे बाहर वो नहीं आया क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ है. इतने में ही P2 आ जाता है. P2 की प्रायोरिटी हाई है लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन की वजह से P2 अब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो P2 को वेट करना पड़ेगा. इस चीज को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन. जहाँ पे क्या है, P1 जो है दैट इज अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस. एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जब एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वेट करवाता है, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं जब एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्ट हो गई, यानी कि मेन रूल क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी पहले एग्जीक्यूट होगा फिर लो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लो एग्जीक्यूट कर रहा है और हाई को उसने रोक रखा है, उसको ब्लॉक कर रखा है. तो ये आपकी प्रायोरिटी इन्वर्जन होती है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ये प्रोटोकॉल यूज होता है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम. तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल. ठीक है, अब ये भी देखो नाम से ही आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल, इट मींस हियर प्रायोरिटी इज इनहेरिटिंग. प्रायोरिटी जो है वो इनहेरिट की जा रही है. कौन किसकी प्रायोरिटी इनहेरिट कर रहा है वो देखो, इसमें क्या होता है प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल में. अब P1 है, लो प्रायोरिटी है इसकी, इसने P2 को ब्लॉक किया. हमें यूज करना है प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल का ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होगा वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा. ठीक है, यानी कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा, उसको ले लेगा. तो यहाँ पे जैसे P2 है वो हाई प्रायोरिटी है, P2 की वैल्यू है जो प्रायोरिटी वैल्यू है दैट इज 0. तो जो आपका लो प्रायोरिटी प्रोसेस है P1, इसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी 1 से 0. ठीक है, अब इसकी हाई प्रायोरिटी होगी. अब क्या है कि P1 को कोई नहीं प्रेम्प्ट कर सकता. अब P1 जो है अपना एग्जीक्यूशन को करेगा, कंटिन्यू रखेगा और अपना पूरा एग्जीक्यूशन करेगा. ठीक है, जब P1 अपना पूरा एग्जीक्यूशन कर लेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जिट सेक्शन, P1 बाहर आ जाएगा. P1 जैसे ही बाहर आएगा तो उसकी अगेन जो ओरिजिनल प्रायोरिटी थी वो वापस उसको मिल जाएगी, यानी कि इसकी प्रायोरिटी चेंज हुई थी क्रिटिकल सेक्शन में 1 से 0. जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया तो उसकी प्रायोरिटी वापस से 0 से क्या हो गई 1, जो कि उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी थी. तो इस चीज को आप बोलते हो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस. ठीक है, सो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस की प्रायोरिटी इनहेरिट करेगा. सो लो प्रायोरिटी प्रोसेस विल इनहेरिट द प्रायोरिटी ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जिसको उसने ब्लॉक कर रखा है, उसकी प्रायोरिटी लेगा. ठीक है, तो इसमें आपको नंबर से शो करना 0 या 1.
तो यहाँ पे P1 की मैंने यहाँ पे लो शो की थी क्योंकि 1 थी, 0 हाईएस्ट कंसिडर की है, तो इसने 0 ले लिया, तो इसकी प्रायोरिटी क्रिटिकल सेक्शन में 1 से 0 हो गई। जब उसका काम पूरा हो गया वो बाहर आएगा तो वापस से उसको ओरिजिनल प्रायोरिटी मिल जाएगी, तो 0 से वापस उसकी 1 हो गई। सो P1 बाहर आया, P2 वेट कर रहा था, तो P2 फिर अब एंटर ले लेगा क्रिटिकल सेक्शन में और नाउ इट विल एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। सो इट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। And what is priority inversion problem? In which a low priority process block the execution of high priority process. ठीक है, अब इसमें भी आपका क्वेश्चन है, जैसे ग्रैंड चार्ट आपने ड्रॉ किए थे पहले भी, तो इसका एग्जांपल देखो। So there are 3 jobs or 3 processes in the system to execute. ठीक है, अब इन सब के साथ क्या होगा, क्या दिया जाएगा आपको, एक तो इनका प्रायोरिटीज और सेकेंड इज अ रिलीज टाइम। Suppose here the priority is 1, 2, 3 and 1 is the highest priority. ठीक है, रिलीज टाइम सिस्टम में कब आपकी जॉब्स जो है वो रिलीज हो रही है फॉर एग्जीक्यूशन, सो दैट इज 2। ठीक है, इन 2 पैरामीटर्स के अलावा आपको जो इसमें कंसिडर करना है दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड नॉन क्रिटिकल सेक्शन फॉर ईच प्रोसेसेस या फिर फॉर ईच जॉब्स। जैसे यहाँ पे 3 जॉब्स हैं, इनकी प्रायोरिटी आपको पहले देनी है, रिलीज टाइम देना है, प्लस इनके अलावा और क्या बताना है कि इन तीनों जॉब्स को कितना क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है और कितना नॉन क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी डिफाइन करोगे रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सेक्शन फॉर ऑल दी 3 जॉब्स। ये क्या है, एनसीएस? एनसीएस इज अ नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन सीएस, अगेन एनसीएस इज नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आपको इनकी रिक्वायरमेंट देनी है, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए इनको इस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये इससे क्या आपको पता लग रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो आप यहाँ पे, जो आपकी जॉब J1 है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी है 1 हाईएस्ट, उसका रिलीज टाइम है सिस्टम में जब रिलीज होगा दैट इज एट 2। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन जॉब अपना कंप्लीट करने के लिए कितनी उसकी रिक्वायरमेंट, एग्जीक्यूशन टाइम उसको कितना चाहिए, वो यहाँ पर डिफाइन है। J1 जो है आपका, उसको सबसे पहले नॉन क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया, इसी सीक्वेंस में ही इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ठीक है, J1 के लिए ऐसा नहीं है कि पहले उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, नो जिस तरह से मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार दिया एनसीएस, एनसीएस, सीएस, एनसीएस, सीएस, इस तरह से आप ले सकते एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में हम इसको ये दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में ही उसकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। तो यानी कि J1 को एग्जीक्यूट अगर हमें करना है तो सबसे पहले उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम दिया जाएगा एनसीएस को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद अगेन फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम उसको दिया जाएगा सीएस यानी कि क्रिटिकल सेक्शन पे जाने के लिए। अगेन वो 1 यूनिट ऑफ टाइम उसको चाहिए एनसीएस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टोटल इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना चाहिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो इस 3 यूनिट टाइम की ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही J2 के लिए,
J2 का देखा, J2 को यहाँ पे एनसीएस में जाने के लिए, इनके एनसीएस जो एक्सेस करना है उसको, उसके लिए उसको टोटल 5 का चाहिए। रेस्ट सीएस और एनसीएस में उसको दोबारा जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद J3 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है। J3 में फर्स्ट वही सीक्वेंस चलेगा, पहले उसको एनसीएस ही असाइन होगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद फिर उसको 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन में भेजा जाएगा, एग्जीक्यूशन होगी उसकी। एंड आफ्टर दैट उसकी 1 यूनिट ऑफ एनसीएस जो रह जाएगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में इनकी एग्जीक्यूशन होगी, तो टोटल इसको भी कितना टाइम चाहिए, 5 यूनिट ऑफ टाइम का, ठीक है। अब जब हम इसकी शेड्यूलिंग शो करेंगे तो उसके लिए आपका जितनी भी आपकी टास्क या जॉब गिवन होगी उतना ही आपकी वो आपकी ग्रैंड चार्ट ड्रॉ होगी। जैसे अभी तक किया था उसमें क्या था, एक ही ग्रैंड चार्ट ड्रॉ किया था जिसमें कि सभी टास्क की एग्जीक्यूशन शो किया था। यहाँ पे क्या है, अगर जितनी भी जॉब्स है उतना ही आपको ग्रैंड चार्ट लेना है, ठीक है। सेपरेटली यहाँ पे शो करना पड़ेगा, एक में शो करोगे तो कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल। जितना आपकी जॉब्स रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल उतनी आप लाइंस जो है ये ड्रॉ करो। ठीक है, 3 जॉब्स थी तो 3 यहाँ पे मैंने लाइन स्ट्रोक की, क्योंकि इन 3 पे ही अब हम इनकी एग्जीक्यूशन शो करेंगे। फर्स्ट आपको फर्स्ट जॉब कंसिडर करनी है J1, J2, J3, ठीक है। ये आपका जरूरी नहीं है यहाँ पे J1, J2, J3 लेना है। ये मैंने क्यों लिया है J3 को सबसे नीचे, क्योंकि J3 का आपको दिख रहा है जो रिलीज टाइम है वो कितना है, 0, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी ले सकते हो, सिंपली जिस तरह से नंबर में ले रखा है, या फिर जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे, 0 से स्टार्ट करनी है पहली कोई जॉब, उसके बाद किसी और जॉब का अगर रिलीज टाइम है तो उसको आप ले लो, उसके बाद नेक्स्ट किसी और जॉब का रिलीज टाइम है तो उसको आप ले लो, ठीक है। वैसे बेटर यही है कि J1, J2, J3 से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। बस इतना ही कि जो लास्ट आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो वो 0 से स्टार्ट होने वाला जॉब हो, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा, जो यूनिट ऑफ टाइम आप रिप्रेजेंट करते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 6, मैं 2 के डिफरेंस पे ले रही हूँ डायरेक्ट, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। अभी टाइम अप होने वाला है, एग्जाम्पल आपका सॉल्व होगा कल ही। अभी मेन क्या है, अब जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज ली है मैंने, यूनिट ऑफ टाइम लिया है, मैक्सिमम आप इनका एडिशन ले सकते हो, उससे ज्यादा भी ले सकते हो। सिंपली मैंने 20 तक वैल्यू ले ली, अगर आपको 20 तक नहीं लेनी है तो ये जो टोटल टाइम है इनका एग्जीक्यूशन टाइम, उतनी वैल्यूज आप लो। जैसे यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, 10 + 3 13, यानी कि इट मीन्स 13 तक ये तीनों जॉब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके लिए करना है, J2 के लिए पहले यूनिट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना है, सेम फॉर J1। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप स्टार्ट करते हैं J1, J3